आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप मेरे ससुराल पक्ष के हैं। मेरे 3 साले हैं, 2 साले की शादी निपट गई। भाई साहब मैं गया, वहाँ एक रिवाज है कि जीजा जी को नचाओ, और अपनी कंडीशन ये ऐसी कि अपन आज तक घर में नहीं नाचे, तो बाहर अपनी आदा क्यों दिखाएं। तो मैं चुपचाप वहाँ से भाग के आ गया। अब तीसरे शादी जैसे ही तैयार हुई तो सबने इक्का कर लिया कि इस बार जमाई को नचाएंगे। और सारे गांव वालों ने सोच लिया। मैं जैसे ही गया और पतली गली से निकलने लगा, सबने पकड़ लिया कि जिया जी अब तो नहीं हम देंगे, जो पहले हो गया तो हो गया, जमाई को नचाएंगे, जिया जी को नचाएंगे। मैं अंधी खाई में कूद सकता हूँ, पर मेरा ढील डोल देख के मैं नाच नहीं सकता हूँ। मेरी धर्म पत्नी आ गई कि कैसे नहीं नाचोगा, भाई की शादी है, तुम सारा देश में लोग होंगे नचाओ, आज मुझे नाचना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कैसे नाचूं? डीजे वाले ने घेर लिया, आसपास से साउंड बजने लगे। मेरी धर्म पत्नी ने कहा कि इनके लिए नागिन डांस बजाओ, नागिन। भाई साहब जैसे नागिन डांस बजा, आप मानोगे नहीं, गाइड थी मेरे अंदर सो नागिनें प्रवेश कर गई। मेरे को भयंकर गुस्सा आया और मैं उसी नशे में जो नाचने लगा, आसपास में धूले का गुब्बार उड़ गया, सारे लोग धूल में हो गए। और उन्होंने सोचा कि वारे जमाई क्या डांस करा है। मैं साहब जैसे जमीन पर से उठा, अपनी पत्नी के पास अकड़ कर गया। मैंने कहा बता मेरे प्राणों की प्यासी, कैसा लगा मेरा नागिन डांस? उसने कहा कि नागिन डांस तो हमने सैकड़ों बार देखा है, पर अजगर डांस पहली बार देखा। जय हो। मजा क्यों नहीं आएगा? अरे आप यार ऐसा ही डबलिंग यही जगह, यहाँ पचोर में 7 राउंड चला गया हूँ, पर लोगों की फिर भी डिमांड है कि बम को जरूर लाना। तो आप ये चिंता मत करो, फुलझड़ी सुरक्षित है। अगर बम मौजूद है, आपको मालूम नहीं भाई साहब, 8 दिन से राजेंद्र खत्री मेरे पास फोन लगाए। बेचारे डालचंद दादा दिन भर के थके हारे वो रात को फोन लगाए, नहीं भली माला मत गिराओ, पर आपकी इतनी वो है तो मैं भी अपनी अकड़ में हूँ। मैं इन हारों को इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ कि मुझे गर्मी का एहसास हो। ये भाई सही बात तो सही कहना पड़ेगी। हाँ, आपको मालूम नहीं है भाई साहब, ये हमारे डॉक्टर विक्रम जी विवेक है, ये बहुत डॉक्टर आदमी है और ये उज्जैन में रहते हैं। तो इनने जो 1 महीने का जो सिंगत का मेला लगता है उसको भरपूर आनंद लिए। एक दिन भी पट्टे ने गैस नहीं चलाया घर पे, रोज भंडारे में जाए और परिवार सहित जाए और आराम से 2 टाइम का छक के आए। अब मेरे को 3 बार टकरा गया। मेरे को डॉक्टर साहब तक बस तुम जैसा होना चाहता हूँ। अरे मैं की कई मर गए देख के, आज तक वो ऐसे नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब कितनी हवा भर लेना, कितना 56 भोग निपटा देना, पर बम की टक्कर में तुम नहीं आ सकते। भाई साहब ये कनकेश्वरी देवी के मंदिर में छापा मार दिया, 8 दिन से पट्टा हटे ही नहीं। एक दिन हमारी इनके साथ भाभी जी जो थी वो इनका हाथ छोड़ के नागा बाबू की जमात में जा पहुंची। अब इनको ये ध्यान कि वो यही कहीं रम्मात मार रही होगी, वो मिली नहीं। 2 दिन हो गए पट्टा घर ही नहीं जाए कि यार कहाँ ढूंढूं। ये इनको मैं मिल गया। उन्होंने कहा कि यार बम मिल गया, हर समस्या का हल है। उन्होंने कहा कि बम साहब नमस्कार। मैंने कहा वाह यार, मैंने कहा बड़े मायूस लग रहे हो। तो यार वो तेरी भाभी खो गई यार, कितने दिन हो गए तक? 2। मैं क्या यार उज्जैन में खो दी? तो एक लंगर में गई थी, अब तो 8 दिन से यही मजे ले रहे थे। मैंने कहा आज किधर? तो आज वो अखाड़ा जूना अखाड़ा में पहुंच गई, तो नांगा बाबा की जमात में पहुंच गई। मैंने कहा तुम कुछ भी मत करो, एक काम करो, यहाँ लिखा है पुलिस सहायता केंद्र, जाओ रिपोर्ट कर दो। इनने कहा कि मैं अंधे कुएं में कूद सकता हूँ, खाई में छलांग लगा सकता हूँ, पर पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं करवा सकता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ था? तब मेरे अंकल जी की एक मोटरसाइकिल खो गई थी। मैंने कहा आपने पुलिस सहायता केंद्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? इनने कहा कि कराई थी। मैंने कहा पुलिस वाले ढूंढ के लाए? इनने कहा कि लाए थे। तो मैंने कहा फिर भाभी जी की रिपोर्ट दर्ज कराने में संकोच क्यों? इनने कहा कि पुलिस वालों ने उसको 15 दिन पहले चलाई। इसलिए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं। अब तो आनंद लो, आनंद। रात को 1:30 बजे कोई रेडी थोड़ी बात नहीं। अच्छा दादा कोई बात जम गई क्या? सुबह नाश्ता जबरदस्त होगा।
बहुत अच्छी बात। आनंद लो भाई साहब, आजकल का पूरा देश का परिवेश ही ऐसा बदल गया। एक ने मेरे से पूछ लिया कि बम साहब आप सारे देश भर में जाते हो, एक बात बताओ। अब ये सारी मिंडी वाली बात छोड़ देना, सुबह खुल जाएगी वो तो जो लगाया आएगी बाहर। आप तो ये आनंद लो, एक भाई साहब एक मस्करे ने मेरे से एक बात पूछ ली कि आप बम साहब सारे हिंदुस्तान के अंदर जाते हो, आप मुझे एक बात बताओ कि इंसान मरने के बाद भी उसको दुनिया याद रखे, ऐसा क्या फार्मूला है? मैं इनकी 1.5 अरब का कर्जा लेके मर जा। तेरे को एक जमाना नहीं, लोग 10 जमाने याद करेंगे, क्योंकि आदमी का कॉन्फिडेंस बोलता है भाई साहब। मैं जैसे यहाँ आया, एक ने कहा कि बम साहब आपकी शादी हो गई? मैं कि अभी तो पिताजी कुंवारे हैं। अरे बेवकूफ, कम से कम बात तो ऐसी पूछ की जो सबको हजम हो। हमारे देश के अंदर गाने ऐसे चल पड़े हैं कि जिनको हम घर में बैठ के सुन ही नहीं सकते। कविता के बारे में सिर्फ आप में झंडा गाड़ देंगे, हम कराची में झंडा गाड़ देंगे, तक पहला मुर्रा भेज लो, फोटो खा लो, वो तो गाड़ दे। लोग बात करते कि मैं तुझे जब जब तुझे पुकारूं तू दौड़ी आई नदिया किनारे, तो कोई घर में सुखलो भरी हो गए। पर लोग ऐसे गाने बज रहे और भरपूर आनंद ले रहे। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, यहाँ भी दिहाड़ी क्या कर ले भाई? क्या चीज पर्सनल जिसकी जो है, लोग उसके भी आनंद लेते हैं। आपको मालूम नहीं साहब, एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तू एक बात बता बेटे कि हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल किसने बनाया? एक बच्चा खड़ा हो गया कि सर अकबर बादशाह ने बनाया। मैंने कहा ये गलत है। एक दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि सर जहांगीर ने बनाया। मैंने कहा ये गलत है। तो इतने में एक बिना बताए खड़ा हो गया कि सर आपको तो बंदा बताए। मैंने कहा आपकी तारीफ तक आज ही स्कूल आया। मैंने कि वो किस लिए? तक आज स्कूल में खीर पूरी का इंतजाम है। मैंने कहा वारे मध्याह्न भोजन की औलाद, कम से कम तो आज आ गया और तेरे अंदर ये बात जाग गई। बता बेटे कि हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल किसने बनाया? उसकी बात अच्छी लगे तो आप ताली बजाना। उसने कहा कि सर हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल तो गाड़ी क्या हमने बनाया। क्योंकि ऐसे कैप्सूल लाना ही पड़ेंगे, नहीं तो तुम लोगों को मजा ही नहीं आएगा। और मजा किसी के बाप का गुलाम नहीं आए तो पूरी रात में तो करोड़ों 5 बजे आए। तो अपन लोग बैठे, आप तो सब तरह का आनंद लो। 4 पंक्तियां, ये तो अपनी हंसी मजाक आप लोगों से। मैं घंटों ये काम करता हूँ दादा, घंटों, इसीलिए लोग मुझे बुलाते हैं। लेकिन आप लोगों को मजा आ रहा है? हाँ तो एक बार ताली राजचंद्र दादा का सम्मान। वाह, 4 पंक्तियां। अरे भाई बिल्कुल भारत शासन पालनार्थ बम साहब का अभिनंदन हो रहा है। मैं पीछे तक तालियां, सबको खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया उन्होंने आधे घंटे से। भाई ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आज ढालचंद दादा का कार्यक्रम अपना सबका कार्यक्रम। आप लोग अगर 50 लोग भी हो तो वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सुबह कम से कम ये बात चलेगी कि यार कार्यक्रम में बहुत आनंद आया। अब जो लोग चले गए उनको जान दो, हाँ, अपने को कोई लेना देना नहीं उनकी जन्म पत्री से। हाँ, मैं आपको, हालांकि मैं आज कवि के रूप में जरूर बोल रहा हूँ। गाइड जी आपको भी शायद पता नहीं होगा जी, इसके पहले मैं चित्तौड़ में गाइड हुआ करता था। अच्छा। पर मैंने अपना नाम गाइड नहीं रखा क्योंकि मेरे जिले में ऑलरेडी गाइड। तो भाई साहब मैं चित्तौड़ में गाइड था। एक अमेरिका का एक अंग्रेज गोरा चिट्टा और उसकी घरवाली दोनों आए और वहां टहल रहे थे। भाई साहब उनको गाइड की जरूरत थी। मैंने भाप लिया कि यार ये दोनों गोरे चिट्टे हैं, इनको कोई गाइड की जरूरत। तो उसने कहा, मैंने कहा भाई साहब हेलो, तो आई वांट गाइड। मैंने कहा आई एम गाइड। उन्होंने कहा कि हमें गाइड चाहिए। मैंने कहा आई एम गाइड। तो ओके यू आर गाइड। मैंने कहा यस। उठा लिया अपन ने बात। मैंने कहा इतने लगेंगे तक मिलेंगे। अब भाई साहब वो जैसे ही वहां से चले आगे, आपको मालूम नहीं, अब वो तो विदेशी लोग हैं, अपने देश की कदर नहीं करते। वो जैसे आए थे केले की दुकान पे टिक गए तो उसने कहा कि व्हाट इज दिस। मैंने कहा अंग्रेजी में पूछेगा। मैंने कहा दिस इज ए इंडियन बनाना।
तो उसने कहा कि हमारे अमेरिका में तो बड़ा बड़ा बनाना होता है, तुम्हारे इंडिया में छोटा छोटा बनाना होता है। अरे मैंने कहा यार ये तो देश को उतर आया है, अपने देश की 12 बजा रहा है। तो चल बेटे आगे। जैसे आगे गया भाई साहब, फिर एक फल फ्रूट की दुकान देखी और वो देखने लगा। मैंने कहा ये फल फ्रूट के बारे में फिर जिक्र करेगा। अब उसने जैसे वहाँ अंगूर देखे, 2-3 तरह के काले अंगूर, सफेद अंगूर, पीले अंगूर, मैंने ये जरूर पूछा। तो उसने जैसे ही पूछा वहां जाके टिक गया और उधर इशारा करके बताया अंगूर कर कि व्हाट इज दिस। तो मैंने कहा दिस इज ए इंडियन ग्रेप। तो उसने कहा वो मैंने कि इंडियन ग्रेप से ये केवल बताने के हैं ये गोडाउन, और मैं खास तेरे को ग्रेप से बताता हूँ। मैंने कहा दिस इज ए इंडियन ग्रेप। एक कद्दू रखा था भाई साहब, मैंने हाथ में उठाया, मैंने कि दिस इज ए इंडियन ग्रेप। बता तेरे अमेरिका में कितना बड़ा बड़ा अंगूर होता है। उसने माथा ठोक लिया कि ये तो वाकई गई है, अपने अमेरिका पे तू लाया। आगे बड़ा ठंड का टाइम था, चित्तौड़ में एक आदमी जलेबी बना रहा था। उसने कहा कि व्हाट इज दिस। अब अपन इतने अंग्रेजी के पारंगत नहीं, अपने को अंग्रेजी की जलेबी ही नहीं आती। मैंने कि क्या करें। मैंने कहा दिस इज ए राउंड 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 एंड स्टॉप। तभी बजा ताकि मैं सांस ले लूं। ये मजा क्यों नहीं आएगा। तो भाई साहब जैसे ही मैंने कहा कि दिस इज अ राउंड 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 एंड स्टॉप, वो आई सी। फिर उसने जैसे देखा कि एक कढ़ाई में दूध उबल रहा था, तो उसने कहा कि व्हाट इज दिस। मैंने कि इसकी स्पेलिंग तो अपने को याद है। मैंने कहा दिस इज ए मिल्क। और ऊपर दही जम रहा था। उसने कहा कि व्हाट इज दिस। अरे मैंने कहा यार दही की तो अपने को नहीं मालूम। मैंने उससे कहा, मैंने कहा व्हाट इज दिस। ये तो बता दिया कि दिस इज ए मिल्क। और उसने कहा कि व्हाट इज दिस। मैंने कहा दिस इज ए मिल्क, इवनिंग नाइट स्लीप एंड मॉर्निंग इज टाइम। अरे मजे आपको 4-6 पंक्तियां आपको और सुना दूं। ये लोग भी रहे हैं, आप लोग ये काम तो क्या अपन घंटों काम करते हैं, लेकिन आप लोग इतने हो फिर भी मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को यहाँ रखा है। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ, निश्चित आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ताली बजाना, नहीं तो ठंड में अपने हाथ जा रखे हैं वहां से मत निकालना। क्योंकि सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग रहती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप इतनी जीवित अवस्था में इस कार्यक्रम को सुन रहे हो। एक बार और डालचंद दादा और खत्री जी के लिए जोरदार आप ताली बजाएं ताकि ये कार्यक्रम पूरा जीवित हो जाए। तो 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। भाई साहब आपको मालूम नहीं है कि मेरा नाम बम क्यों रखा है। मेरे वो परिचय की बात तो भूल ही गया। अगर आपको बोर हो रहे हो तो मैं अभी बैठ सकता हूँ। सुनाइए। हाँ, और यह सब मंच कहता हो तो ही मैं सुनूं। सुनना आप, ये बम कोई मामूली चीज नहीं है भाई साहब। अच्छे के तोते उड़ा दिए, कई सरकारें गिरा दिए और बना भी दिए। हाँ, ये मत सोचना। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि क्या आप जानते नहीं क्यों रखा है मैंने मेरा नाम बम। बिल्कुल नहीं। ये राहुल राठौर आपको भी लगेगा, सब मसाला में छोड़ के पुराना सब हटाना छोड़ दिया मैंने 2 साल में लोगों ने कमाए, मैंने स्वाध्याय किया। ये स्वाध्याय का मैं आपको यहाँ, हालांकि गायक जी ने मेरे को नहीं सुना होगा, बहुत दिन बाद सुन रहे हैं। मैं निवेदित करना चाहता हूँ, अपना एक परिचय देना चाहता हूँ कि क्या आप जानते नहीं क्यों रखा है मैंने मेरा नाम बम। क्योंकि मैं नहीं हूँ विश्व में किसी से भी कम। यूं तो पूरे विश्व में है 9 देशों के पास परमाणु बम, लेकिन भाई साहब शाजापुर जिले में केवल एक अकेला कवि हूँ सुरेश बम। लेकिन भाई साहब शाजापुर जिले में केवल एक अकेला कवि हूँ सुरेश बम। अरे मैं आपको भाई साहब मालूम नहीं है कि मैं कम क्यों हूँ कि मेरा जन्म सन 1945 में अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका से चलकर मैं यूरोप, फ्रांस, इटली, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान से आकर भारत में आकर पला हूँ। मेरा आविष्कार रॉबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। जब मैं पहली बार फटा था तो सारे संसार को भयभीत किया था। मेरे फटने पर 40-40 हजार फीट ऊंचाई तक धुआं ही धुआं छा जाता है और 100 फीट ऊंची मीनार का तो नामो निशान मिट जाता है।
100 फीट ऊंची मीनार का तो नाम और निशान मिट जाता है। मैं आपको एक भाई साहब बात बताऊं कि अभी पिछली बार पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं पिछली बार पुलवामा से टक्कर लेने के लिए बालाकोट पर मैं कहर बरपा गया था और अपने 44 जवानों के बदले में 444 को जिंदा चबा गया था। मैंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दम्भ को तोड़ दिया था। मैंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दम्भ को तोड़ दिया था, तभी तो शहीद भगत सिंह ने मुझे दिन दहाड़े असेंबली में जाकर फोड़ दिया था। तभी तो मुझे दिन दहाड़े असेंबली में जाकर फोड़ दिया था। अरे मैं महाभारत काल में भी ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। मैं महाभारत काल में भी ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। मैं जब धरती पर निकलता था तो भूचाल नजर आता था। मैं कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर तो कभी गुरुद्वारा, कभी मुंबई तो कभी दिल्ली, तो कभी अमेरिका तो कभी पेंटागन। और मैं जगह जगह फटा हूँ, लेकिन दिल मेरा आज भी रोता है। एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैं कभी अपनों के लिए फटा हूँ तो कभी परायों के लिए फटा हूँ। मैंने कभी आंखों में दिए हैं आंसू तो कभी दिलों में दिए हैं गम, लेकिन इस बात का मुझे आज भी है गम। और एक बात कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई हरकत करेगा तो कसम है इस बम को पूरे हिंदुस्तान की ये अकेला पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा। बहुत बढ़िया। दादा ने पूरे तो विकास होगा, अगली बार मैं आऊंगा तो विकास होगा। तो दादा वो आ गए, विकास तो नहीं हुआ पर घर घर पिंकी ऑन होगी। तो अपन ऐसा काम भी नहीं करना चाहते कि लोग याद रखें। आपको मालूम नहीं, एक नेताजी हारने के बाद एक सरकारी स्कूल में भर्ती कराने के लिए अपनी औलाद को ले गए। मास्टर जी ने देखा कि वो यार नेताजी हारने के बाद पहला अच्छा काम किया है कि अपने नालायक औलाद को मेरे पास मिलायो। तो उन्होंने कहा कि इसको दाखिले के लिए लाया हूँ। उन्होंने कहा अपनी जो औलाद है तक अपनी समझो। अब छोरा उधर भी देखे इधर भी देखे। तो उन्होंने कहा बेटे अपने ही बापू हैं, तक अपने ही समझो साहब। उन्होंने कहा कि नेताजी इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो नेताजी ने कहा इसीलिए तो आपके पास में लेके आया हूँ। भाई आदमी के कोई मायने नहीं, 4 पंक्तियां आखिरी की देशभक्ति की दे दो ताकि एक माहौल बने। आयोजक है, उसके प्रमुख हैं श्री राजेंद्र खत्री साहिल, और जैसा कि उनका तखल्लुस उपनाम है साहिल, उससे यह प्रकट है कि वे कवि भी है, शायर भी है, हिंदी की ओर भी उनका रुझान है, गजलें भी वो कहते हैं। मैं उन्हें राहत इंदौरी की इन 4 पंक्तियों के साथ आवाज दे रहा हूं कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हजरत खय्याम का है। और हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। आपकी जोरदार तालियां राजेंद्र साहिल के लिए। 4 पंक्तियां सुभाष चौक के नाम रखता हूं। जी भाई साहब। जिसने न मिट्टी ली न लिया कफन, देश का ऐसा शहीद सपूत, लोग तो तख्त ताज के लिए बढ़ते हैं, कोई दौलत के लिए बढ़ता है तो कोई पद के लिए बढ़ता है जी। उस सपूत के नाम इस सुभाष चौक के लिए मैं 4 पंक्तियां रखना